नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने साइकोलॉजी की यूनिट दूसरी जारी है। इसमें आपने अधिगम, चिंतन, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज है साथियों इसका अंतिम टॉपिक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इसके बाद में ये यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी और अभिप्रेरणा टॉपिक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप विद्यालय क्यों गए थे या क्यों जाते हैं? महाविद्यालय क्यों जाते हैं? आप पूरी रात भर क्यों पढ़ते हैं? इसके साथियों कई कारण हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी ज्ञान है वो अर्जित करने के लिए, कोई विद्यार्थी इस प्रकार का है जो विद्यालय में अनेकों दोस्त बनाने के लिए, कुछ विद्यार्थी अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए और कुछ डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, और अनेकों विद्यार्थी इस प्रकार के भी हैं जो रात भर पढ़ते हैं, विद्यालय कंटिन्यू जाते हैं अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए। तो ये कई कारण हैं साथियों। एक छोटा सा पक्षी साथियों छत के एक कोने में अपना घोंसला बनाता है। हम उस घोंसले को तोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वह लगातार प्रयास करता है और एक पुनः घोंसला निर्मित कर लेता है। क्यों करता है साथियों ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह आंतरिक अंदर से अभिप्रेरित है, उसको मोटिवेशन मिला हुआ है साथियों कि ऐसा करूंगा तो यह कार्य मेरा पूर्ण हो पाएगा, इस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ये इस प्रकार का जो मोटिवेशन है वो इंटरनल पावर होता है और सभी के पास में होता है साथियों। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे साथियों कोई साइकिल चला रहा है, बार बार गिरता है उससे, लेकिन फिर भी प्रयास करता है, अभ्यास से वह एक दिन सीख जाता है। और इस दौरान इंटरनल जो मोटिवेशन है, इंटरनल जो पावर है, वो बहुत कुछ उसकी मदद करता है। एक मकड़ी लगातार प्रयास करती है दीवार पर चढ़ने का और इस दौरान वह 100 बार 200 बार ना जाने कितनी बार गिरती है, लेकिन उसके लगातार प्रयास करने से एक समय ऐसा आता है साथियों कि वह इसको पार कर लेती है, दीवार पर चढ़ जाती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो ये सब क्या है? इंटरनल पावर है। इंटरनल पावर यानी आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित हैं। जैसे कोई विद्यार्थी के माता पिता बहुत ही गरीब हैं और वो रात दिन इसी चिंता में रहता है कि मैं कैसे भी करके नौकरी प्राप्त कर लूं, मुझे इस नौकरी तक पहुंचना है, ये जॉब मेरे को प्राप्त करनी है, चाहे मैं 4 घंटे पढ़ूं या 10 घंटे मुझे पढ़ना पड़े, लेकिन मैं इस नौकरी को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो ये सब क्या है साथियों? इंटरनल पावर है आपकी। अब इस इंटरनल पावर का कौन कितना इस्तेमाल करता है ये सब आप पर निर्भर करता है। बाहर से आपको मोटिवेशन मिले या ना मिले, लेकिन ये सब क्या है? इंटरनल पावर। आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा शुरुआत में ये आपको याद करना ही होगा साथियों, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे? लैटिन भाषा से। शब्द कौन कौन से हैं? मोटम और मोवेर, ये जो 2 शब्द हैं और इनका अर्थ है टू मूव या टू मोशन, अर्थात गति करना। जब भी साथियों कोई कार्य किया जाता है आपके द्वारा और उस दौरान अगर आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिल जाए तो आपके कार्य में क्या देखने को मिलेगी? गति देखने को मिल जाएगी। ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को ही सीखने का हृदय, सीखने का सवर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति या सीखने का मुख्य कारक कहा गया है। कई बार साथियों सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीखने का हृदय निम्नलिखित में से किसको कहा जाएगा? अधिगम को, चिंतन को, या कोई अन्य नाम दे दे, और एक अभिप्रेरणा। तो आपका जवाब क्या होगा? अभिप्रेरणा। तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखें। अभिप्रेरणा को ही ये कहते हैं कि सीखने का हृदय, सीखने का सवर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति और सीखने का मुख्य कारक। अब ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया। देखिए मोटिवेशन है, लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है
और इसका अर्थ क्या होता है, ये टू मूव, टू मोशन, गति करना। अभिप्रेरणा साथियों एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी एक आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर, जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, और तब तक प्रेरित करती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यह प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। वही उदाहरण साथियों कि मकड़ी किस प्रकार से गिरी और धीरे धीरे उसने लगातार प्रयास किया, किसके कारण, आंतरिक शक्ति के कारण, और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। अब आगे देखिए साथियों, ये दे रखा, आगे देखिए, प्रेरणा साध्य प्राप्ति के लिए साधना करने का साधन है। शाब्दिक रूप में अभिप्रेरणा उद्दीपक से उत्पन्न उत्तेजना की वह अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ये उद्दीपक अधिगम के समय आपको अच्छे से समझाया था साथियों, ये नाम बार बार रिपीट होंगे, इनको आप ध्यान में रखें। आगे यहाँ पर भी आपको समझाएंगे उद्दीपक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेरक की, मोटिव। ऐसी कोई भी चीज, वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति या स्थान जो कि हमारी क्रिया को, हमारे व्यवहार को या ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। देखिए साथियों, जैसे हम किसी मिठाई की दुकान है उस पर जाते हैं, वहां पर रखी हुई तरह तरह की मिठाई साथियों आपको क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं हमारे ध्यान या हमारे व्यवहार को। किसी को यह अच्छी लगती है, किसी को यह अच्छी लगती है, तो ये अपने लिए मिठाइयां क्या है, प्रेरक हैं। कोई भी चीज, वस्तु या परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति या स्थान हमारी क्रिया को क्या करती है, हमारे व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है, करने की क्षमता रखती है, तो वही क्या है, प्रेरक है। ये साधारण सा उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए उद्दीपक है। जब तक आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे साथियों, ये शब्द बार बार आएंगे इस टॉपिक में, इसलिए आपको अच्छे से इनको समझना होगा। पहले उद्दीपक ऐसा एक निश्चित प्रेरक है जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, वही आपका उद्दीपक कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे हम वही उदाहरण लेते हैं, हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं और वहां पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयों में से एक मिठाई क्या है, हमें पसंद आ गई, जो हमारे व्यवहार को या हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, तो वह हमारे लिए क्या है, उद्दीपक है। वह मिठाई हमारे लिए किसका कार्य करेगी, उद्दीपक का। आगे देखिए, इसमें उद्दीपक यदि क्रिया के पहले दिया जाता है तो वह उद्दीपक कहलाता है। कोई क्रिया, कार्य आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उससे पहले अगर दिया जाए तो वह क्या है, उद्दीपक। लेकिन ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है तो वह आपका पुनर्बलन कहलाता है। उसको क्या कहेंगे, पुनर्बलन। क्रिया के पहले दिया जाए तो वह उद्दीपक, और जो क्रिया के दौरान, क्रिया जब हो रही है तब, या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाए तो उसको पुनर्बलन कहा जाता है। अब देखिए, उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं आपके। एक स्वाभाविक उद्दीपक, जिसमें स्वयं स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक उद्दीपक आपका कहलाता है। जैसे साथियों आपको बहुत जोर की प्यास लगी है और उसी समय आपको साथियों कहीं पर कोई पानी दिख जाए, तो यह आपके लिए क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। अब दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक देखिए। अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक आपका कहलाता है। जैसे साथियों हमें प्यास लगती है और हमें पता है कि किसी मटके में पानी रखा हुआ है और दूर से हमें वह मटकी दिख जाती है,
तो वह मटकी देखकर, सिर्फ मटकी देखकर हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। वहां उसमें पानी होगा, आप अपने आप को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार का उद्दीपक क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। अब आगे देखिए, यदि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा नहीं जाता है तो यह उद्दीपक के रूप में क्रिया को प्रेरित नहीं कर पाता है। अब इसके बाद में है साथियों आपका पुनर्बलन। ये देखिए पुनर्बलन, ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है पुनर्बलन कहलाता है। पहले भी आपको पढ़ा है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं आपके, एक है सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक। ऐसा पुनर्बलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है वह तो क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उन क्रियाओं की या कार्य की दर को क्या है? बढ़ाता है, तो वह आपके लिए क्या है? सकारात्मक। और उनकी दर को कम करता है तो नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये दो प्रकार के हैं, ध्यान में रखना है आपको। अब है संबंधन या बॉन्ड। यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक या सामने रखी वस्तु से जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? संबंधन कहते हैं। और इसके जनक हैं थार्नडाइक। कोई भी वस्तु आपके सामने रखी है और उस सामने रखी वस्तु को आपकी क्रिया के साथ में जोड़ा जा रहा है, उस कार्य के प्रति जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है? संबंधन या बॉन्ड। एक है आपका अनुबंधन, एक संबंधन। देखिए, यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं अनुबंधन। वहां पर तो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक, और यहां पर अस्वाभाविक उद्दीपक। ये ध्यान में रखें। देखिए, थोड़ा सा इससे भी आप जोड़ सकते हैं इसको। स्वाभाविक, इसमें स आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? स, संबंधन। और इसमें ए आ रहा है अनुबंधन में, यहां पर भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है साथियों, अस्वाभाविक उद्दीपक। या हम यह भी कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। पुनरावृत्ति यानी बार बार उसी विषय वस्तु का रिपीट होना, वह क्या है? पुनरावृत्ति। और उसके साथ में संबंध आपका बनता है, संबंध स्थापित होता है, तो इसे क्या कहेंगे? अनुबंधन। और इसके जनक हैं पावलोव, और संबंधन के थार्नडाइक। दोनों को ही ध्यान में रखना है आपको। अभिप्रेरणा साथियों ध्यान आकर्षण या लालच की कला है जो किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो किसी कार्य को गति प्रदान करती है। अब कुछ अभिप्रेरणा की परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। देखिए, ये पूछी गई है साथियों, आपको याद तो करनी होंगी। स्किनर ने कहा है साथियों कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम का, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग, एक रास्ता कौन सा है? अभिप्रेरणा। ये कहा स्किनर ने। क्रेच व क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों शब्द को पकड़ना है, क्यों को जोड़ें क्रेच के साथ में, क्यों को जोड़ें क्रेचफील्ड के साथ में। क्यों क्रेचफील्ड, बस ये शब्द पकड़ना आपको। और ये परिभाषा बहुत बार आ चुकी है, ऑप्शन में यही नाम आपको मिलेंगे, इनमें से आपको एक सही करना होगा। आगे दे रखिए गुड। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। साथियों, कोई भी नया कार्य आप शुरू करते हैं तो आपके माता पिता क्या कहते हैं? गुड। क्या कहते हैं? गुड। जब भी आप कार्य करते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं या उसको जारी रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? गुड। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ए विरल के अनुसार देखिए, अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। सजीव प्रयास जिसमें गति वगैरह देखने को मिले। पी वी यूंग के अनुसार देखिए, अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया
ये युंग ने कहा ऐसा। व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अभिप्रेरणा है, ऐसा युंग साहब ने कहा है। वुडवर्थ ने देखिए क्या कहा है, यह आपको याद करनी है, एक दो बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेंगे साथियों। वुडवर्थ ने कहा है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। व्यक्तियों की दशा का समूह है जो कोई भी उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य, उसकी पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को, उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको क्या करती है, स्पष्ट करती है। कौन? अभिप्रेरणा। ये कहा वुडवर्थ ने। रिली एवं लेविस के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। आंतरिक, वही इंटरनल पावर इन्होंने बताया, रिली और लेविस ने। इसके बाद में है ब्लेयर, जॉनसन एवं सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। ये समझने वाली तो बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी साथियों, बस ध्यान में रखना है किसने क्या कहा। मैकडूगल ने कहा साथियों, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित। एक है आपके मैकडोनाल्ड। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति परिवर्तन है जो भावात्मक उद्वेलन पूर्वानुमानित लक्ष्य के संबंधों से ज्ञात होता है। मॉर्गन एंड किंग विथ स्कोपर 1986 के अनुसार इन्होंने देखिए क्या कहा है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। वह जो आगे बढ़ने में, पुल करने में, आगे बढ़ाने में सहायता करता है, कर्षण बल, प्रेरक की तरह। और ये अंतिम पॉइंट दे रखा है, बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है। नकारात्मक प्रेरणा बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न करती है तथा वह उस कार्य को करने में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। लेकिन जब आंतरिक प्रेरणा सफल या कारगर नहीं होती तो फिर बाह्य या नकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक वह कार्य कर रहा है और अच्छे से कर रहा है तब तक उसको सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा ही काम में लेनी चाहिए, नकारात्मक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में साथियों अभिप्रेरणा के सोपान हैं, वो पढ़ेंगे ये अगली क्लास में। यह टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन जो जो आपको बताया जा रहा है अच्छे से उसको ध्यान में रखें, माइंड में फीड करने का प्रयास कीजिएगा। कोई शब्द अगर नहीं समझ में आए तो उसको आप कमेंट में लिख देना, जिससे उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब वाला बटन होता है साथियों इसमें, वो आप प्रेस करेंगे तो जितने भी वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय